हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करेंगे अध्याय 18 जंतुओं में रक्त परिसंचरण। यह अध्याय 18 SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th की साइंस की बुक की एनालिसिस चल रही है, जो आज हमारा इस बुक की लास्ट अध्याय होगा और हम अगले दिन पढ़ेंगे कोई एक नई बुक। तो आज हम केवल पढ़ेंगे जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। इससे पहले हमने अध्याय 18 तक के वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th विज्ञान भाग 2 में जाकर के शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। आइए आज हम शुरू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शिवांगी, अनु, मानसी, अंजलि, गोलू, सलमा, सना, नाहिद, हिना, रवि आदि बच्चे स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। अचानक भोलू दौड़ते दौड़ते गिर गया। उसे चोट लग गई, पैर से खून बहने लगा। खून को बहता देख करके सभी डर गए, परंतु अंजलि ने कहा, गोलू को जल्दी से विद्यालय ले चलो, वहाँ मरहम पट्टी हो जाएगी। सभी ने वैसा ही किया। एक सहपाठी ने गोलू की मरहम पट्टी की और आराम करने की सलाह दी। हमने पहले ये भी जाना कि शरीर के क्रियाओं में श्वसन होता है। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से ऊर्जा मुक्त होती है। फेफड़ों में लिए गए ऑक्सीजन हर कोशिकाओं तक पहुंचना चाहिए और श्वसन क्रिया में निर्मित अपशिष्ट कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंच करके उच्च श्वसन के समय बाहर निकलता है। यह काम रक्त के परिसंचरण से होता है। पेशी और स्नायु की गतिविधि से कई अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। इनका उत्सर्जन करने का काम शरीर में होने वाले उत्सर्जन तंत्र से होता है। यह अपशिष्ट पदार्थ पेशियों से उत्सर्जन तंत्र तक पहुंचाने का काम रक्त परिसंचरण करता है। अनु, मानसी, हिना ने पूछा कि परिसंचरण का मतलब क्या है। इस परिसंचरण के बारे में हमें कैसे पता चलता है। रक्त परिसंचरण हो रहा है, ये हमें नाड़ी धड़कन से पता चलता है। इसे हम क्रियाकलाप 1 के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। तो क्रियाकलाप 1 करते हैं कि आप अपने दाहिने हाथ की मध्यमा एवं तर्जनी अंगुली को अपनी बाईं कलाई के भीतर भाग पर रखिए। क्या आप सभी को धड़कन महसूस होती है? यहाँ धड़कन क्यों होती है? ये धड़कन नाड़ी स्पंद कहलाता है। इसे नब्ज भी कहते हैं। ये स्पंदन धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। आप देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार स्पंदन होता है। अब आप सभी बताइए कि आपने कितनी धड़कनें गिनी। प्रति मिनट धड़कनों की संख्या स्पंदन दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति की स्पंदन दर सामान्यतः 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट होती है। आप सभी अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में आपका नाड़ी स्पंदन का अनुभव कैसा रहा? आपने नहर या कुएं से पंप से पानी निकालते देखा होगा। उनमें पानी बहते हुए भी गौर किया होगा। क्या नाड़ी स्पंदन से आपको उसी प्रकार का अनुभव हुआ? क्या हमारे शरीर में भी ऐसा ही कोई पंप है? रक्त का परिसंचरण शरीर में होने के लिए किसी ऐसे पंप की जरूरत होगी ही। हाँ, एक ऐसा पंप शरीर में होता है और वह है हृदय। हृदय के बारे में आइए जानते हैं। हृदय वह अंग है जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ये हमेशा धड़कता रहता है। ये पूरे जीवन बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है, जिसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका रहता है। हृदय का जो आकार है लगभग मुट्ठी के बराबर होता है। हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष अलिंद कहलाता है और निचले 2 कक्ष निलय कहलाते हैं। आप चित्र नंबर 18.3 को देख सकते हैं कि कैसा है। दायां निलय कुछ यहाँ पर, फिर दायां अलिंद और महाशिरा, फिर इसके बाद फुफ्फुस धमनियाँ। ये 2 जो निकली फुफ्फुस धमनियाँ होती हैं और यहाँ पे महाधमनी, फुफ्फुस शिरा और महाअलिंद, बायां अलिंद और बायां निलय। अब हम जानते हैं कि हमारे शरीर में रक्त वाहिनियाँ, विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के माध्यम से होती हैं। जब हम सांस लेते हैं
तब ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है। रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अवशिष्ट पदार्थों को ले लेता है। ये रक्त वापस हृदय में जाता है, जहाँ से फेफड़ों में चला जाता। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमारे शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। धमनी एवं शिरा को देखिए। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं, क्योंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की दीवार मोटी और लचीली होती है। आइए हम ये जाने की शिराओं में रक्त का प्रवाह हृदय की ओर किस प्रकार होता है। क्रियाकलाप 2, अपनी शिरा पहचानिए। अपने बाएं हाथ से अपनी दाईं भुजा को कोहनी के रूप में कस करके पकड़िए। अब दाएं हाथ की मुट्ठी बंद करके 4 से 5 बार ऊपर नीचे हिलाइए। दाईं बाएं को ध्यान से देखिए। दाएं बाँ को ध्यान से देखिए। क्या उस पर कोई नलियाँ उभरी हुई दिखाई पड़ती हैं? अब बाँ को छोड़ दीजिए। क्या ये पहले जैसी हो गई? आप अनुभव करेंगे कि रक्त प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होता है, अतः कह सकते हैं कि जो नलियाँ रक्त को अंगों से हृदय की ओर ले जाती हैं, उन्हें हम शिराएँ कहते हैं। धमनी का स्पंदन पता लगाना। आप अपने बाएं या दाएं हाथ की कलाई पर एक माचिस की तिल्ली या पेंसिल रखिए और हाथ को स्थिर रखते हुए ध्यानपूर्वक रखिए। तिल्ली या पेंसिल में कोई हरकत हो रही है, ये बताता है कि धमनी में स्पंदन होता है। अंजलि और रवि चित्र 18.4 देख करके भ्रमित हैं। 4.18 देख करके भ्रमित हैं कि दोनों जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि उन्हें जानकारी थी कि धमनी हमेशा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ही ले जाती है। फुफ्फुस अर्थात फेफड़ा धमनी हृदय से रक्त को ले जाती है, इसीलिए इसे शिरा नहीं बल्कि धमनी कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। हृदय की आकृति 18.13 को देखें। कक्षों के बीच की विभाजक दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को अर्थात धमनी और शिरा के रक्त को आपस में मिलने नहीं देती है। रक्त वाहिकाओं में अंतर। धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, शिराएँ कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती हैं। और धमनियाँ रक्त के प्रवाह की दिशा जो होती है हृदय से शरीर के सभी भागों में, और जबकि शिराएँ जो होती हैं शरीर के सभी भागों से वापस हृदय को, और ये मोटी और लचीली होती हैं, जबकि जो शिराएँ हैं ये पतली होती हैं। हृदय स्पंदन क्या होता है, आइए इनके बारे में जानते हैं। हृदय स्पंदन अर्थात धड़कन के बारे में जानते हैं। हृदय के कुछ की दीवारें मतलब हृदय के कक्ष की दीवारें पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती रहती हैं। ये लयबद्ध सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर के हृदय स्पंदन कहलाता है। अर्थात यही लयबद्ध का सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर के ये हृदय स्पंदन कहलाता। याद रखिए कि हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपनी छाती की बाईं तरफ हाथ रखें तो अपने हृदय स्पंदों अर्थात धड़कनों को महसूस कर सकते हैं। आपने सभी डॉक्टर के पास हृदय धड़कन मापने के लिए स्टेथोस्कोप नामक यंत्र जरूर देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक के हृदय प्रतिदिन लगभग 1,00,000 बार धड़कता है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय धड़कन की ध्वनि को बढ़ाने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के सिरे पर एक चेस्ट पीस लगा होता है जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर 2 ईयर पीस लगे होते हैं जो एक नली के द्वारा चेस्ट पीस हमारे हृदय के स्थान पर रख करके ईयर पीस से धड़कनों की ध्वनि का अध्ययन करते हैं, जिससे उन्हें हमारे हृदय की स्थिति का पता लगाने में सहायता मिलती है। आप तथा अपने मित्रों की विश्राम अवस्था में तथा 4 से 5 मिनट दौड़ने के बाद हृदय धड़कन तथा नाड़ी धड़कन दर निम्नलिखित तालिका पर जरूर लिखिए। क्या आपको अपने हृदय धड़कन और नाड़ी धड़कन
दर के बीच कोई संबंध दिखाई देता है। प्रत्येक हृदय स्पंदन अथवा धड़कन धमनियों में एक धड़कन उत्पन्न करता है। प्रति मिनट धमनी में उत्पन्न धड़कन हृदय धड़कन दर को बताती है। विलियम हार्वे की कहानी। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने 1878 से 1657 ईस्वी के जीवन काल में, या 1878 से इनका जीवन काल कितना, 1878 और 1657 नामक एक डॉक्टर ने की थी, जो अंग्रेज थे। इन्होंने खुद के शरीर पर प्रयोग करके ये समझाने की कोशिश की कि शरीर में खून एक बंद चक्र में बहता है। शिराओं में खून अंगों से हृदय की तरफ और धमनियों में इसके विपरीत दिशा में बहता है। हार्वे ने खून को एकल तत्व माना, परंतु आज हम जानते हैं खून एक तत्व नहीं बल्कि कई पदार्थों का मिश्रण है। फिर भी हार्वे की खोज एक महत्वपूर्ण बौद्धिक उपलब्धि थी। इनके जीवन की अंतिम भाग दुखद रहा। इनका 79 वर्ष की आयु में 3 जून 1657 को निधन हो गया। इस प्रकार हार्वे महोदय ने खून के परिसंचारण के बारे में हमारी समझ बढ़ाई। अंजलि जानना चाहती हैं कि क्या सभी जानवरों में रक्त पाया जाता है? सभी जानवरों में रक्त नहीं पाया जाता। जैसे स्पंज और हाइड्रा, इनमें कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। जिस जल में वे रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाते हैं। अतः उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की जरूरत नहीं होती है। जंतुओं में उत्सर्जन। आइए अब हम शरीर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि श्वसन क्रिया के दौरान हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। ठीक उसी प्रकार अपचित भोजन बहिर्क्षेपण प्रक्रिया के द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता। अब आप ये मालूम कीजिए कि अन्य विशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर के द्वारा कैसे बाहर निकाले जाते हैं, साथ ही अपशिष्ट पदार्थ कहाँ से आते हैं। जब हमारे शरीर की कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में मुक्त होते हैं। ज़्यादातर ये पदार्थ विषाक्त होते हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अतः सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए या निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। आइए हम जानते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। आइए जानते हैं उत्सर्जन तंत्र। हमारे रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। इसके लिए रक्त को छानने की व्यवस्था की जरूरत होती है। हमारे शरीर में रक्त से नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ को कुछ अंग मिलकर के शरीर से बाहर निकालते हैं। ऐसे अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इस उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा, मूत्राशय, मूत्रनली उत्सर्जन अंग आते हैं, जो मिलकर के उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। यह व्यवस्था गुर्दों में उपस्थित कोशिकाओं के द्वारा उपलब्ध की जाती है। गुर्दे को हम वृक्क भी कहते हैं। गुर्दों या वृक्क को अंग्रेजी में किडनी भी कहा जाता है, अर्थात ये तीनों नाम एक ही हैं, गुर्दा, वृक्क और किडनी। हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं जो स्त्री पुरुष के शरीर में एक जैसे होते हैं, जो एक समान काम करते हैं। दोनों गुर्दे पेट के पिछले भाग में कमर के ऊपर सेम जैसी आकृति वाले होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जब रक्त दोनों गुर्दों में पहुंचता है तो इसमें उपयोगी एवं हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता। जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में अलग कर लिए जाते हैं। गुर्दों से मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय अर्थात पेशाब की थैली में जाता है। मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। मूत्राशय में मूत्र जमा होता रहता है। मूत्राशय से एक पेशीय नली जुड़ी होती है, जिसे हम मूत्रमार्ग कहते हैं। मूत्रमार्ग का दूसरा सिरा खुला होता है, जिसे मूत्ररंध्र कहते हैं, और जिससे मूत्र शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी वयस्क व्यक्ति की 24 घंटे में पेशाब की मात्रा कितनी होती है? आप पता करके बताइए।
मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया, 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। यूरिया नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थ हैं। इसका शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि गुर्दे का मुख्य कार्य शरीर में पानी और नमक की समान मात्रा बनाए रखना और रक्त को छानकर मूत्र को तथा हानिकारक तत्वों को अलग करना और मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाना, जहां से मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता रहता है। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों गुर्दों से होकर प्रतिदिन 1100 से 2000 लीटर लगभग 500 गैलन रक्त गुजरता है। हमारे शरीर में लगभग 5.6 लीटर रक्त होता है। रक्त लगभग प्रति 4 मिनट तक एक बार गुर्दे में परिशुद्ध होने के लिए जाता है। उत्सर्जन अंग के रूप में त्वचा हमारे पूरे शरीर पर फैली हुई है। सबसे बड़ी संरचना है जिसका प्रमुख कार्य हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित रखना। त्वचा की निचली परत पर सफ़ेद श्वेत ग्रंथियां होती हैं जिससे हमें पसीना आता है। श्वेत में जल और लवण होते हैं। हम देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण रंगीन कपड़ों में सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। ये धब्बे पसीने में उपस्थित लवणों के कारण बनते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घड़ों के छिद्रों से रिस करके पानी उनकी बाहरी सतह पर आकर के वाष्पित होती रहती है और घड़े का पानी ठंडा हो जाता, ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने में सहायता करता है। क्या आप बता सकते हैं कि गर्मियों में रंगीन कपड़ों पर उजले धब्बे क्यों दिखाई पड़ते? डायलिसिस कभी कभी किसी व्यक्ति का वृक्क काम करना बंद कर देता। ऐसा किसी संक्रमण अथवा चोट के कारण हो सकता है। वृक्क के निष्क्रिय हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती। अतः कृत्रिम विक्र के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। इस प्रकार रक्त के छानने की अवधि को अपोहन अथवा डायलिसिस कहा जाता। मानसी, सलमा एवं रवि जानना चाहते हैं कि कभी कभी हमारे शरीर के अंग, हाथ और पैर कुछ समय तक दबे रहते हैं तो वे सुन्न हो जाते हैं और उनमें झिनझिनी पैदा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? शिक्षक ने बताया कि हमारे शरीर के अंगों को हिलाने डुलाने का काम मांसपेशियां करती हैं। चाहे आँख की पलक हो या पैर की अंगुली या घोड़े का कान, किसी भी जीव का कोई भी अंग बिना मांसपेशी के नहीं हिल सकता। परंतु मांसपेशियां तब तक काम नहीं कर पाती हैं जब तक उन्हें लगातार रक्त न मिलता रहे, उनमें तंत्रिकाओं का जाल न बिछा हो। इन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा मांसपेशियों को संदेश मिलता है कि उन्हें सिकुड़ना, फैलना, दाएं मुड़ना या बाएं। यही कारण है कि जब हम लगातार किसी असुविधाजनक स्थिति में बैठे या लेटे रहते हैं, हमारे हाथ या पैर कुछ समय तक दब जाते हैं तो उस भाग में रक्त के बहाव में रुकावट पैदा हो जाती। इस रुकावट का नतीजा ये होता है कि उस अंग की पेशियों, तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण युक्त रक्त नहीं मिलता, ये कम मिलता है। ऐसी स्थिति में तंत्रिकाएं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती। फलतः वे न तो बाहर से संवेदना को ग्रहण कर सकती हैं और न ही पेशी तक संदेश पहुंचा करके अंगों को हिला डुला सकती। इसे ही हम बोलचाल की भाषा में शून्य हो जाना कहते हैं। और आइए हम जानते हैं कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। रक्त वो तरल पदार्थ होता है जो जंतुओं के रक्त वाहिनियों में प्रवेश होता है। हमारे रक्त में दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली है आरबीसी और दूसरा है डब्ल्यूबीसी। आरबीसी रेड ब्लड सेल और डब्ल्यूबीसी है वाइट ब्लड सेल। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, मतलब हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होता। रक्त का थक्का जमना उसमें उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण होता है। हमारे शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं, धमनी और सिरा। धमनियाँ हृदय से ऑक्सीजन सहित रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं एवं सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लाती हैं। हृदय का वह अंग जो रक्त के द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। ऊपरी दो कक्ष अलिंद एवं निचले दो कक्ष निलय कहलाते हैं।
सजीवों के द्वारा कोशिकाओं में बनने वाले अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यौन निकालने वाले अंगों के समूह को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। गुर्दे को मुख्य कार्य शरीर में पानी और नमक की मात्रा को संतुलित रखना तथा रक्त को मूत्राशय तक पहुंचाना है। रक्त का वह द्रव जो जंतुओं के किस भाग में प्रवाहित होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऊतकों में, रक्त वाहिनियों में होता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती, WBC। रक्त का थक्का बनने के लिए किस कोशिकाओं की उपस्थिति, तो WBC। विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन 72 बार धड़कती है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त होता है और चैप्टर के साथ ये बुक भी समाप्त होती है। तो अब हम किसी एक नई बुक की एनालिसिस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं, जिससे आपको हम कौन सी बुक अगली पढ़ाएंगे इसकी नोटिफिकेशन आपको अपने टाइम पे मिले। तो पढ़ते रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए हम मिलेंगे किसी एक नए वीडियो में। नमस्कार।